हाय, क्या सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के पीछे डोनाल्ड ट्रंप है? उन्होंने 2018 में ऐसा क्या करा था जिसके कारण आज 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक खत्म हो गया? क्या सिलिकॉन वैली बैंक वापस रिवाइव हो सकता है? व्हाई दिस हैपेंड एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट आर्किटेक्चर ऑफ द एंटायर थिंग? समझेंगे इस एजुकेशनल वीडियो में बहुत डिटेल में। मैं फिर बताने वाला हूँ, वीडियो एजुकेशनल है, क्लासरूम पैटर्न का है। अगर आप इंटरटेनमेंट खोज रहे हो यहाँ पर कि 10 मिनट का कोई वीडियो होगा तो प्लीज़ आप चले जाओ, बट अगर आपको चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस एंड टू एंड समझ में आए और सिर्फ ऐसा सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बैंक्स के साथ क्यों हो सकता है एंड जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन जैसे बैंक्स के साथ क्यों नहीं हो सकता है, अगर इस चीज़ को आपको एजुकेशनली और हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो यार, मैंने क्यों ऐसा बोला कि सिलिकॉन वैली बैंक का जो बैंक ऑन रन हुआ, इट इज़ नॉट बैंक ऑन रन, आइडली इट इज़ बैंक on sprint, right? It was just a 4 hour incidents and it happened and 4 घंटे के अंदर कैलिफोर्निया बैंकिंग अथॉरिटीज़ को डिसाइड करना पड़ गया कि यार सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करो और एफडीआईसी जो वहाँ का इंश्योरर है, उसको उसको कंट्रोल में दे दो सारा असेट्स। ठीक है, ऐसा क्या हुआ इस पूरे वीडियो में हम बहुत डिटेल में समझेंगे। आई वुड से इट्स अ क्लासरूम काइंड ऑफ अ सेशन, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट यार जैसा मैंने आपको इंट्रो में बोला कि पूरी गारंटी है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ये जो स्लाइड होगी ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स आप बना सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बिना देखे इस वीडियो को लाइक ठोक के बताओ जल्दी से नीचे। यार देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली बैंक है क्या। 1973 के अंदर बना हुआ एक छोटा सा बैंक था, बहुत छोटा सा बैंक था। इट वॉज नो वेयर नियर टू टॉप बैंक्स, आज भी नहीं है। अगर मैं आपको सिलिकॉन वैली बैंक और जेपी मॉर्गन विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन यूएस, इनके बीच का कंपेरिजन बताता हूँ, तो आप ये समझो कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास कुछ 200 ऑड बिलियन डॉलर्स का असेट है, असेट बेस्ड है। वैसे वहाँ पर जो जेपी मॉर्गन है उसके पास 3.3 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, बट सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा ना, अपने लिए एक निश ढूंढा। वो निश क्या ढूंढा, उन्होंने बोला कि यार वी विल बिकम द बैंकर्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड बैंकर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। और यहाँ से आई विल से दैट दैट सीड हैज़ बीन रोन, कि यहाँ से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। या फिर आप देखो, डेलावेयर करके एक स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं, या अक्रॉस द वर्ल्ड स्टार्टअप है, दे प्रेफर डेलावेयर एज देयर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बिकॉज डेलावेयर स्टेट के अंदर क्या होता है, द रेगुलेशंस इज़ वेरी वेरी लेस। आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत नहीं अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है। और सिलिकॉन वैली बैंक इज़ वन ऑफ द बैंक्स जो बिना सोशल फाउंडर के, बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के वहाँ पर उसका अकाउंट ओपन कर देता था। मतलब वो इतना ज़्यादा प्रो स्टार्टअप्स था। एंड उनको पता था यार वीसी मनी इज़ ईजी मनी, इट ऑलवेज हैपन, कि तुरंत पैसा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। थोड़ा सा समझते हैं क्या हुआ। 1973 का बैंक है, मैं ये सब नहीं बताऊंगा आपको जो ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें पता है। रादर हम इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अपने को समझना है कि यार बैंक जो कोलैप्स हुआ इसके पीछे 3 कल्प्रिट्स हैं, मेनली 3 रीजंस हैं या 3 लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस बैंक कोलैप्स के पीछे। नंबर वन कल्प्रिट इज डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी नॉट वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा था, 2010 में एक डॉड फ्रैंक एक्ट आया था आफ्टर 2008 सबप्राइम क्राइसिस। डॉड फ्रैंक एक्ट क्या करता था ना, बहुत हैवी रेगुलेशंस लेके आया था और बहुत हैवी सुपरविजन लेके आया बैंक्स के ऊपर, कि ये बैंक्स का जो असेट लाइबिलिटी का मिसमैनेजमेंट होता है। डोंट वरी, मैं सब समझाऊंगा असेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट क्या होता है क्या नहीं होता, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। वो बहुत रेगुलेटेड रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, 2018 में वो वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट लेके आ गया और उसने बोला कि चलो जो छोटे बैंक है ना, उसने बैंक्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। उसने बोला जो छोटे बैंक्स है इनको डीरेगुलेट कर दो, मतलब यार इनको बड़ा होने की अपॉर्चुनिटी दो। एंड सबको पता था डोनाल्ड ट्रंप इज मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ अ आइडियोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट से वो आते हैं। और दिस वॉज लाइक अ बून फॉर ऑल द स्टार्टअप्स एंड इंक्लूडिंग सिलिकॉन वैली बैंक। और ऐसा बोला जाता है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने बहुत तगड़ा पैसा खर्च करा था डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के ऊपर एंड लॉबिंग करने में फेड के साथ। ठीक है, बट अगेन दीज आर जस्ट न्यूज़ विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो मेरे पास उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, बट हाँ ये चीज़ हुई थी। ये कई सारे
कई सारे बड़े मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है। तो नंबर वन कल्प्रिट वॉरेन बफेट, सॉरी अगेन मैंने बोल दिया वॉरेन बफेट, क्या हो रहा है भाई। नंबर वन कल्प्रिट है डोनाल्ड ट्रंप। हम समझेंगे कि इनका क्या रोल है, एक्चुअल में इन्होंने क्या ऐसा कर दिया जिसके कारण आज सिलिकॉन वैली बैंक नहीं रहा। ओम शांति। चलो, नंबर टू कल्प्रेट है फेड रिजर्व। फेड रिजर्व मतलब जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने क्या करा ना यार, आप देखो मैं बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देखोगे, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये वाली ब्लू लाइन, दिस इज़ 1983 में जब रेट्स बढ़े थे, ठीक है। 1988 में जब रेट बढ़े थे, बहुत स्टीप रेट हुआ था। फिर एक 2015 में जब रेट्स बढ़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड फिर एक रेट बढ़ा 2004 में, ठीक है। लेकिन क्या करा इन्होंने 2022 में विद इन 1 ईयर एकदम स्टीप कर्व खड़ा कर दिया। 1 ईयर मतलब 4 क्वार्टर्स में दे हैव इंक्रीज द रेट फ्रॉम 0% टू 5%। अब जब ये चीज़ हुआ ना, तो बहुत हैवी वोलेटिलिटी आ गई फिक्स्ड इनकम मार्केट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा हैवी वोलेटिलिटी आ गई फिक्स्ड इनकम मार्केट्स के अंदर। मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं अभी बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि जब रेट बढ़ता है तो वोलेटिलिटी क्यों बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड थर्ड कल्प्रेट जो है, थर्ड कल्प्रेट है ग्रेग बेकर। सो ग्रेग बेकर इज द CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। ही इज इनटू दिस बैंक फॉर 27 ईयर्स ऑलमोस्ट, एंड ही इज़ वन ऑफ द कल्प्रेट। इनके ऊपर अभी इंसाइडर ट्रेडिंग के भी एक्विजिशन लगे हैं कि इन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही काफ़ी सारा ईसॉप ऑफलोड कर दिया था। बट अगेन यार, जब तक वो एक्विजिशन प्रूव नहीं होता ना, आई नो इट कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस, एंड टॉप मैनेजमेंट को एक विजन होता है कि द शिप इज सिंकिंग, ठीक है, एंड वो चूहे बन के सब कूद गए शिप के बाहर, ठीक है। बट इन्होंने, इनका मेन वाई ही इज़ अ कल्प्रेट, डेफिनेटली यार एवरीथिंग इज मतलब हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ये ही शुड बी चार्ज्ड विथ ऑल द ऑल द जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, उसके लिए जो भी प्रोसीडिंग्स है उसके लिए ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बिकॉज बहुत पुअर असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है, हैवी कंसंट्रेशन रिस्क है, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं इन्होंने मैनेजमेंट बन के एज अ बैंक, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं। हमें ये पूरा अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आता है व्हाट इज़ लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ठीक है। आप प्लीज़ इसको बहुत आराम से समझना, मैं बताता हूँ। बैंक को ये इंटरनेशनली बेसिल 3 नॉर्म्स के अंदर, बेसिल 3 अकॉर्ड जो है उनके अंदर ये चीज़ मैंडेटरी करी गई कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अगले 30 डेज़ के अंदर जो भी आपका नेट कैश आउटफ्लो है, नेट कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है, इनफ्लो, सॉरी, नेट कैश आउटफ्लो का मतलब है आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, ठीक है। ये नेट कैश आउटफ्लो है। ये 30 डेज़ का आपको प्रोजेक्ट करना है कि आप अगले 30 दिन में आपका नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा, और जो भी आपका नेट कैश आउटफ्लो होगा ना, उसके इक्विवेलेंट आपको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मेंटेन करके रखनी है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मेंटेन करके रखनी है। अब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्ट्रेस टेस्टिंग सिनेरियो होता है। स्ट्रेस सिनेरियो होता है कि यार कभी मान लो बैंक के पास सारे के सारे अगले 30 दिन में जितने भी मेच्योरिटी हो रही है वो सब के सब खड़े हो गए और किसी ने भी रोल ओवर नहीं करा, ठीक है। तो बैंक के पास इतना कैश, इतना इतना पैसा, इतनी लिक्विडिटी होना चाहिए ना, वेरी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, कि वो बैंक उन सब डिमांड्स को ऑनर कर दे और बैंक ऑन रन का सिचुएशन ना बने। आई होप ये बहुत, मतलब इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड रेशो। एंड यूजुअली क्या होता है, जो रिकमेंडेड होता है अच्छे बड़े एक्टिव बैंक्स के अंदर, वो होता है कि मिनिमम 100% पे मेंटेन होना चाहिए। मतलब अगले 30 दिन में जितना भी आपका नेट कैश आउटफ्लो है, उतना पैसा आप साइड में रखते चलोगे हमेशा हमेशा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो एक फर्स्ट कंसेप्ट है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। हाँ, तो जो सेकंड कंसेप्ट है वो हमारा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशो क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी फंडिंग रेशो। अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशो जो था ना, दैट इज़ ओनली फॉर 30 डेज। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का हेल्थ बताता है कि कम बैंक के पास अगर मान लो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है तो वो कितना कितना इट्स केपेबल इन ऑर्डर टू हैंडल दैट क्राइसिस। सिमिलरली जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो है वो बोलता है कि अगर मान लो जो बैंक है, बैंक के पास अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, तब बैंक की हेल्थ कैसी है। इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है। जो रेशो है ना, ये बोलता है कि स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग
अवेलेबल डिवाइडेड बाय स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड। कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। लॉन्ग टर्म असेट और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म असेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का रेशियो है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, दिस इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दिस वन, एंड दिस इज लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब जिन लोगों ने मेरे को पैसा जमा किया है, 1 साल के बाद की जो मैच्योरिटी है वो डिवाइडेड बाय जिन लोगों से मुझे पैसा लेना है 1 साल के बाद, वो डिनोमिनेटर में आएंगे। अब इसमें एक ट्रिक ये होती है कि ये रिस्क एडजस्टेड होता है। रिस्क एडजस्टेड होता है का मतलब ये है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, सॉरी आपने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर 1 ईयर से ज़्यादा के ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं। तो ये ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया तो ट्रेजरी बिल का वेट हम लेंगे 100%, ठीक है, कि उसको पूरा का पूरा काउंट करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए आपने अगर लॉन्ग डेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसको हम लेंगे 50%। कि आपने अगर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उसको सिर्फ $500 मिलियन ही मानेंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए आपने लोन दिया है किसी कॉर्पोरेट को, ठीक है, तो उसका लेंगे हम 0%। दैट इज़ नॉट, क्योंकि वो पूरा हम सोच के चलेंगे कि यार ये डूब जाएगा पैसा, ठीक है। सिमिलरली बहुत हद तक जो आपकी फंडिंग अवेलेबल होती है उसका भी सेम वेट होता है। और ये दोनों रेशियोज जो है ना, ये दोनों रेशियोज बेसल 3 नॉर्म्स में नए आए थे आफ्टर 2010 डॉट फ्रैंक एक्ट। अब क्या हुआ, एक और टर्म समझ लो, असेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट, बिफोर वी प्रोसीड। असेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो मेरे को, मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जो मुझे मनी की कॉल आएगी, मतलब अगर जो मनी की डिमांड आएगी, अगर बंदा आके खड़ा हो गया मेरे पास, तो क्या मेरे पास उतने असेट हैं कि मैं उसे दे पाऊँ। आप असेट और लाइबिलिटी का ड्यूरेशन मैनेज करके रखते हो। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपने एक बैंक से ओडी लिया, ओडी मतलब एक ओवरड्राफ्ट लिया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिया या सीसी लिया। आपने क्या करा, आइडली ओडी या सीसी क्यों होता है, रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है ना, ये आप कुछ माल खरीदना है, बेचना है, सेल्स आ रही है, इसमें जमा कर दो, यहीं से रॉ मटेरियल का पेमेंट कर दो, तो आपको रिवॉल्विंग फैसिलिटी देता है ये। आपने क्या करा, इसमें से पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया और पूरा का पूरा पैसा निकाल के आपने घर बनाने में डाल दिया, हाउस कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। अब समझना, अब आपने यहाँ पर क्या करा है पता है, आपकी इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटी मिसमैनेज कर दिया आपने। कैसे करा है, आपने जो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उससे आपने आपकी लॉन्ग टर्म असेट को फंड कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना ही है, इससे ज़्यादा डेप्थ में मत समझो, ये अपने लिए नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट वाले बंदों के लिए, ठीक है। मतलब मोस्टली ये चीज़ ऐसी है जो रिस्क मैनेजमेंट वाले बंदे ज़्यादा समझे तो बेटर है, ठीक है। नाउ हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने ये रेगुलेशन फॉलो नहीं करें, क्यों नहीं करें, उसके पीछे ही इज़ द मैन। इन्होंने क्या करा था 2018 में, ये एक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट लेके आए और उन्होंने बोला जो कैटेगरी 4 फर्म्स हैं उनको ये LCR और नेट स्टेबिलिटी NSFR के कंप्लायंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो लिखा है ना, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, शायद आपको थोड़ा हेजी होगा बट स्टिल आई ट्राई एंड आई रीड इट। ये मैंने एक्सरप्ट लिया है 10K से, 10K मतलब जो एनुअल रिपोर्ट थी सिलिकॉन वैली बैंक की, वहाँ से मैंने ये उठाया है कि एज अ बैंकिंग ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आवर लिक्विडिटी सब्जेक्ट टू सुपरविजन बाय बैंकिंग रेगुलेटर्स, ठीक है, बिकॉज वी आर अ कैटेगरी 4 फर्म with less than $250 billion of in average total consolidated asset, less than 50 billion in average weighted short-term wholesale funding, and less than 75 billion in cross jurisdictional activity। ये तीनों कैटेगरी होती है तो आप कैटेगरी 4 में चले जाते हो कि आपका जो एवरेज कंसोलिडेटेड असेट है, बैंक के लिए क्या असेट होगा कि बैंक ने कितना लोन दिया, वो बैंक का असेट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, क्या ये क्लासिफिकेशन में आपने कहीं भी लाइबिलिटीज़ का जिक्र किया। बैंक के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, डेफिनेटली एसेट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम अगर एसेट क्वालिटी ख़राब है तो, लेकिन SVB के केस में नहीं था, मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं था, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई यहाँ पर, आपने जो कैटेगराइजेशन करा ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ असेट बेस पे कर दिया, उसमें लाइबिलिटी का जिक्र भी नहीं करा कि आपकी अगर इतनी लाइबिलिटी तो आप कैटेगरी 4 की जगह कैटेगरी 3 में आ जाते हो। तो ये बोलता है कि $250 बिलियन का एवरेज कंसोलिडेटेड असेट है, $50 बिलियन का एवरेज वेटेड एवरेज शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग है, कितनी फंडिंग आप होलसेल में मिल रही है, एंड $75 बिलियन इन क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटी है। तो ये बोलता है करंटली वी आर नॉट सब्जेक्ट टू फेड रिजर्व्स LCR एंड NSFR रिक्वायरमेंट ईदर ऑन फुल
और ऑन रिड्यूस्ड बेसिस। मतलब इसने बोल दिया कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है LCR और NSFR, तो मैं क्यों कैलकुलेट करूँ और मैं क्यों किसी को डिस्क्लोज करूँ कि मेरे मेरी मेरी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और मेरी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का हेल्थ कैसा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण ये पूरा डिबैकल रुक सकता था बहुत आराम से। ठीक है, अब समझना, एक टर्म और समझो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे एक दो टर्म्स और समझेंगे। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब इन्वेस्ट करते हैं, असेट बनाते हैं ना अपनी, तो असेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है हेल्ड टिल मेच्योरिटी, कि मैं इस असेट को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ, ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है और मैं इस असेट को मेच्योरिटी तक अपने पास रखूँगा। सेकेंड होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मेरा इंटेंशन ये है कि जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में असेट्स हैं मैं इनकी एक्टिवली ट्रेडिंग करूँगा। और अवेलेबल फॉर सेल होता है। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है कि जो HTM और HFT में क्लासीफाई नहीं होता है वो सब का सब आप अवेलेबल फॉर सेल में टान दो। अब इसमें समझना, इसके अंदर एक कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। HFT और AFS जो होता है ना, इनका होता है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब क्या है? मार्क टू मार्केट का मतलब ये है कि आपने 100 रुपये में एक बॉन्ड खरीदा है, उस बॉन्ड की वैल्यू मान लो आज शाम होते होते 97 रुपीज़ रह गई, 3% गिर गया बॉन्ड, तो 3 रुपीज़ का आपको लॉस बुक करना है। हाँ जी, ठीक है। क्या HTM में आप लॉस बुक करोगे? नहीं, HTM में आप उसको मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो ना, तो यू विल नॉट बी बुकिंग लॉस। ये आपका नोशनल लॉस होगा जो HTM में होगा, और HFT के अंदर आप एक्चुअल में उसको बैंक बुक्स में बुक कर दोगे। ठीक है, इतना छोटा सा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, बस बाकी कुछ भी मत समझना। ठीक है, बस इतना ही समझो, SVB के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लीज़ समझो आप कि 2020 से 2023 तक क्या हुआ। तो ये मैंने एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट प्लॉट करिए। ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ उतना पोर्शन लिया है जितना मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को एग्जैक्टली और बहुत ईजिली स्मूथली समझाने के लिए। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप अगर देख रहे हो तो जो बैंक के टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये बैंक के टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, दीज आर द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो कंसिस्टेंटली बढ़े मतलब हाँ बहुत मज़ेदार तरीके से बढ़े। आप देखोगे तो 2018 से लेकर के अभी तक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गए। 6 टाइम्स हो गए का क्या मतलब है कि बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 6 गुना बढ़ा दिया है। तो जब ये 6 टाइम बढ़ा है तो डेफिनेटली बैंक के पास कहीं से तो पैसा आया ही होगा, कहीं से तो पैसा आया होगा। और टोटल असेट भी आप देखोगे तो टोटल असेट भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बैंक के पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। वो बैंक पैसा कहाँ से आ रहा है? वो डिपॉजिट से आ रहा है। डिपॉजिट्स भी बैंक के आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अब देखना डिपॉजिट के अंदर सिग्निफिकेंट जंप कहाँ पर आया। डिपॉजिट के अंदर जो सिग्निफिकेंट जंप आया ना, वो इधर आया। मतलब 2019 से 2020 तक 2019 से 2020 तक सीधा सीधा 50% के आसपास का जंप आया। फिर 2020 और 21 के अंदर बैंक के पास सीधे सीधे बैंक के पास सीधे सीधे बैंक के पास सीधे 89% के आसपास का जंप आया। ये क्यों आया? क्या हुआ था यार 2020 के अंदर जब कोविड आया था, एंड अब सबको पता है, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग न्यू जो मैं बहुत अलग से कोई वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। कोविड आया था तब एकदम से सडनली मार्केट में लिक्विडिटी आ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी सेविंग्स निकाल ली। बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट, ये ध्यान से सुनना, बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए, क्योंकि बैंक को पता था कि अब इकोनॉमी को मेरे को वापस खड़ा करना है। जो कोविड से इकोनॉमी सफ़र हुई थी उसको वापस खड़ा करना है, तो वापस खड़ा करने के लिए मेरे को लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उनके हाथ में मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो कई सारे बैंक्स ने ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो रेट कर दिए थे डेवलप्ड मार्केट्स में। इंडिया में नहीं हुआ था एक सिनेरियो, किसी भी इमर्जिंग मार्केट में नहीं हुआ था। तो US में आप अगर रेट देखोगे तो शायद 0.23% तक रेट चला गया था 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का। उस टाइम पर क्या हुआ, लोगों के पास इतना पैसा आया, VCs के पास इतना पैसा था कि उन्होंने दनादन फंडिंग शुरू करी। आप देखो जितने भी बड़े यूनिकॉर्न बने, इंडिया में यूनिकॉर्न कंसेप्ट ही 2020 के बाद आया यार। उसके पहले बताओ आप 2018 में आपने कौन सा सुना था जो यूनिकॉर्न बन गया इंडिया में? 2017 में आपने कौन से, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बने होंगे, बट इतना कि एक के बाद एक रोज़ न्यूज़ आ रही थी कि आज ये यूनिकॉर्न बन गया, कल वो यूनिकॉर्न बन गया, बायजूस बन गया, अनअकैडमी बन गया, जोमेटो बन गया, ये बन गया, वो बन गया। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि VCs के पास अनलिमिटेड पैसा था, बस वो लगा ही जा रहे थे। ठीक है, और इसके कारण स्टार्टअप्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आया। जब स्टार्टअप्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया ना, तो उन्होंने अपना पैसा इस बैंक में रखा, सिलिकॉन वैली बैंक में रखा। उन्होंने जब पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में रखा तो डेफिनेटली उस टाइम पर मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत अच्छा था मार्केट के अंदर,
तो अगर किसी को लोन लेना भी था तो सिलिकॉन वैली बैंक, और सिलिकॉन वैली बैंक ने तो खुद बोला ना, आई एम एक्सक्लूसिव बैंक फॉर स्टार्टअप्स एंड वीसीज। तो स्टार्टअप के पास जब ऑलरेडी फ्री में पैसा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट बीरिंग लाइबिलिटी से पैसा मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊँगा डेट लेने। तो ये क्या कर, इन्होंने क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई 2020-21 के बाद, कि बैंक ने डिपॉजिट्स तो बहुत सारे ले लिए लेकिन बैंक उसको लोन में कन्वर्ट नहीं कर पाई। आप देखोगे अगर, तो ये मैंने लोन टू डिपॉजिट का रेशियो निकाला है बैंक का, थोड़ा रफ है बट हाँ जहाँ से जो मिला मैंने वहाँ से करके अरेंज करा है आप लोगों के लिए। तो ये 57%, 53%, 44% और 44% से एकदम स्टीप डाउन हुआ था 35% 2021 में। अभी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम ही यहाँ पर है ना, ये जो 65% का गैप है, इस पैसे का क्या करेगा एसवीबी। सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा, उस टाइम पर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ ले ली। आई होप सबको समझ में आता होगा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ क्या है, नहीं आता है तो थोड़ा सा गूगल कर लेना, इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिकली मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या होता है, पूल ऑफ फंड बनता है, पूल ऑफ फंड बनता है जिसमें से सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसा मॉर्गेज पे, मतलब एक किसी पर्टिकुलर एसेट को मॉर्गेज रख के वो लोगों को दे देते हैं। वो लोग जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं तो वो पैसा पूल में आता है, और जिन्होंने एमबीएस खरीदा है, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ खरीदी, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इतना सा फंड है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, क्या मॉर्गेज लोग प्रो मॉर्गेज थे, क्योंकि लोन बहुत सस्ते में मिल रहा था, मॉर्गेज का डिमांड बहुत हाई था मार्केट में। जब मॉर्गेज का डिमांड बहुत हाई था मार्केट में, तो उसके कारण ये चीज़ हो रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग मॉर्गेज ले रहे थे, ठीक है, मॉर्गेज में सिक्योरिटीज़ की हाई डिमांड थी। इसने क्या करा बंदे ने, एसवीबी ने 0% के ऊपर और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लॉन्ग डेटेड, मतलब जिनकी मेच्योरिटी 5 साल 10 साल है, ये पूरा का पूरा खेल ही मेच्योरिटी मिसमैच का है। आप समझो ये बात, अगर आप एक बार वो चीज़ समझ गए ना, आपको पूरा का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा एसवीबी क्राइसिस कैसे हुआ है। उसने क्या करा, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाले बॉन्ड में पैसा लगा दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दिया 0 रेट के ऊपर। अब क्या हुआ, उसके बाद सडनली मार्केट ने ओवरटर्न लिया। सडनली मार्केट ने ओवरटर्न लिया मतलब जो वेंचर फंडिंग थी वो आप देखोगे 2021 से 2022 में सडनली ड्रॉप हो गई, एकदम से ड्रॉप आया। आप देखो ग्लोबल जो फंडिंग्स थी उसमें देयर वाज दिस सडन ड्रॉप, ठीक है। रेट हाइक देखो आप कैसा हुआ, रेट हाइक एकदम स्टीप हो गया। अब क्या हुआ बॉस, जब रेट हाइक हुआ ना, जब रेट हाइक होता है तो जब फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ का एक बॉन्ड खरीदा था, $1000 का बॉन्ड खरीदा था आपने 0% पे, ठीक है। अब मार्केट में रेट बढ़ के 5% हो गया, वो भी 1 और 2% नहीं हो, आप समझो, आपको लग रहा होगा कि यार 5% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक यूएस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए 5% बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। सालों साल नहीं बढ़ता है यार, यूएस में कई बार ऐसा हो जाता था, बड़े बड़े मतलब पीरियड निकल जाता था, इसलिए बहुत मिनिमल सा कोई रेट हाइक हो रहा है, ठीक है। 0.25 बेसिस पॉइंट, 10 बेसिस पॉइंट ऐसा रेट हाइक होता है, 100 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1% भी नहीं, 0.1%, 0.25% ऐसा रेट हाइक होता था। तो क्या हुआ, जब जिन्होंने ये बॉन्ड खरीदे थे वो तो उनको इनसिक्योरिटी फील हो गई कि यार मैंने 0% पे बॉन्ड खरीदे हैं, ठीक है, और आज मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अब जब वो ये बॉन्ड मार्केट में बेचने जाएगा $100 वाला बॉन्ड, तो क्या कोई $1000 में ये बॉन्ड को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। वो क्यों खरीदेगा? वो $1000 में कौन सा बॉन्ड खरीद लेगा? 5% वाला बॉन्ड खरीद लेगा ना। तो इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को ये 1000 वाला बॉन्ड थोड़ा कमती बेचना पड़ेगा। कमती बेचना पड़ेगा मतलब से फॉर एग्जांपल ये 995 में बेचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट यील्ड बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बॉन्ड का प्राइस गिरता जा रहा था कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समझ रहे हो आप, प्रॉब्लम यहाँ तक भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने बोले ही था लॉन्ग टर्म रखा है, एच टी एम में रखा है। क्या ये जो लॉस हो रहे थे ये इसकी पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे थे? नहीं हो रहे थे, नोशनल लॉस थे। एसवीबी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कहीं से कहीं तक। अगर समझना आप, ये जो गिरा है, ये जो प्राइस गिरा है 995 हुआ है मार्केट में, क्या ये इमीडिएट नुकसान है क्या एसवीबी को? नहीं है ना। ये नुकसान कब होगा एसवीबी को? जब एसवीबी बेच देगा 995 के ऊपर। लेकिन अगर एसवीबी ने उसको मेच्योरिटी तक होल्ड कर लिया तो उसको तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट मिलेगा ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रेट है, ये मिलेगा, 1000 वापस मिल जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो एसवीबी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था यहाँ तक। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये फंडिंग स्टार्टअप्स की रिड्यूस हुई और स्टार्टअप्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए मार्केट से पैसा चाहिए था,
मतलब उनके पास पैसा नहीं था, नई फंडिंग नहीं आ रही थी, तो उनके पास दो ऑप्शन थे। या तो उन्होंने जो खुद का पैसा जमा करा था एसवीबी के अंदर वो जाके लेके आए वापस, या फिर नया पैसा लोन पे ले। आप खुद बताओ, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया रखा है और आपको 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या मार्केट में जाके लोन लोगे 50 लाख का? नहीं लोगे ना। आप जाओगे बैंक, बोलोगे यार मेरा 50 लाख रुपये मेरे को वापस कर दे 100 करोड़ में से। ठीक है, ये चीज़ हुई एसवीबी के साथ। जब डूम आया, जब डूम आया मतलब जब धीरे धीरे सिचुएशन नेगेटिव होती गई, तो स्टार्टअप्स अप्रोच करना शुरू करा बैंक को कि यार हमको थोड़ा पैसा और चाहिए, आप हमारे डिपॉजिट्स ब्रेक करो और हमको पैसा दो। यहाँ पर भी कुछ इशू नहीं हो रहा था। ठीक है, इट्स ओके, वो दे रहा था धीरे धीरे करके, वो दे रहा था धीरे धीरे करके। एंड बट क्या हुआ, जब सडनली बहुत सारे बैंक्स एक साथ आ गए पैसा मांगने, तब उसको फर्स्ट टाइम ये जो असेट था ना 1000 वाला, जो उन्होंने जैसा रखा था, हेल्ड टू मेच्योरिटी के लिए रखा था, उसको अवेलेबल फॉर सेल में लेके आना पड़ गया। अवेलेबल फॉर सेल मतलब मैं बेच दूंगा एसेट। $21 बिलियन के एसेट लिक्विडेट करना पड़ गए। अब समझना, $21 बिलियन के एसेट जब आपने लिए थे तब 0% पे थे। ठीक है, आपके पास 1000 पे ही है वो। लेकिन जब आप बेचने जाओगे और आज इंटरेस्ट रेट 5% है, तो क्या कोई 1000 रुपीज़ में उसको खरीदेगा? नहीं, लोग बोलेंगे मेरे को डिस्काउंट में दे। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा अडानी वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, $1.7 बिलियन का नुकसान हो गया। अब यार आप ऐसे समझोगे तो कोई $1.7 बिलियन बैंक के लिए, यूएस बैंक के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। मतलब कितना ही है यार, 15-20 हज़ार करोड़ रुपए, 10-15 हज़ार करोड़ रुपए। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने क्या करा, ये जो गैप बन रहा था ना, क्योंकि उसके पास वो पैसा ही नहीं है ना, क्या करेगा भाई? जिनको लोन दिया हुआ है उनसे वापस मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कॉल नहीं कर सकते हो। जो डिपॉजिट है उसका नुकसान में बेचा है। अब मेरे पास ये जो गैप हो रहा है 1.7-1.8 बिलियन डॉलर का, इसको मेरे को फिल करना है। तो या तो मैं किसी से लोन ले लूँ दूसरे बैंक से, या इक्विटी मेरी डाइल्यूट करूँ और फंडिंग उठा लूँ। उसने बहुत कोशिश करी, नहीं मिली फंडिंग। जब मार्केट में ये न्यूज़ फैली कि इस मतलब इन्होंने 1.5 या $1.8 बिलियन का लॉस बुक कर दिया है, तब इट इज स्प्रेड लाइक फायर। सबके सब वीसी, सबके सब स्टार्टअप्स, दे वर जस्ट रनिंग टू द बैंक इन ऑर्डर टू गेट देयर मनी बैक। पीटर थील जो है 0 to 1 के राइटर हैं, उनका जो फाउंडर्स फाउंडेशन है, उनका एक वीसी फंड चलता है, उन्होंने अपने सारे स्टार्टअप्स को बोल दिया कि आप इसमें से पैसा निकाल लो। एंड कई ऐसे वीसी जिनका 15-15, 20-20 साल का रिलेशनशिप था, उन्होंने रातों रात ओवरनाइट विड्रॉल की डिमांड खड़ी कर दी। अब जब वो डिमांड खड़ी हुई, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये पूरा का पूरा जितना इनका इन्वेस्टमेंट था, ये पूरा का पूरा $121 बिलियन का इनको लिक्विडेट करना पड़ जाता, और ये बहुत लॉस में लिक्विडेट होता। ठीक है, जब ये लॉस में लिक्विडेट होता तो बैंक के पास एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाता, जिसमें बैंक को देना ज़्यादा पैसा है और बैंक के पास अभी कम पैसा है। यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है क्या? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। समझ लेना आप बात। यहाँ पर क्या कोई क्रेडिट क्वालिटी के कारण बैंक गिरा है? क्या नहीं गिरा है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन मिसमैच का इशू है। उनके पास विजन ही नहीं था कि हम इतने बड़े क्राइसिस में जा रहे हैं। ठीक है, था, आया विजन 2-3 हफ्ते पहले आया, और तब उन्होंने जो टॉप मैनेजमेंट था उसने अपने ईसॉप मार्केट में चिपका दिया लोगों को। एंड दे आर सफरिंग एट द एंड ऑफ द डे। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मरता है, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे कम रिटेल इन्वेस्टर के पास होती है। तो सबसे लास्ट में वही जंप करता है, एंड उसने खरीद लिया और वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब समझना ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपन। ठीक है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। वो एक लॉजिक है डीप कंसंट्रेशन। डीप कंसंट्रेशन मतलब आप ये देखो, इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें से मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ के अंदर 75% इन्वेस्ट करा हुआ है एज ऑन December 31, 2022। उसके पहले 78% इन्वेस्ट किया था, उसके पहले 77। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नाम की नहीं है। इसने ट्रेडिंग एसेट सिक्योरिटी में देख रहे हो आप कितना कम पैसा है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में देख रहे हो कितना कम पैसा है, कैश तो अपने पास रखता ही नहीं है वो। कैश तो अपने पास $5 बिलियन का कैश रखा हुआ है, ये मिलियंस में, यूएसडी मिलियंस के अंदर है। तो नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ द कस्टमर्स, ये सबसे बड़ा इशू था। आप क्यों नहीं बने? आप ऐसा कैसे हो गया कि आपके पास पैसा पड़ा था और आप लोन नहीं दे पाए लोगों को? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बैंकिंग चला रहे हो आप। अगर आपको आपको पता था कि स्टार्टअप्स लोन नहीं ले रहा है, तो यू कैड हैव गिवन लोन टू समबडी एल्स, बट दे वर सो रिजिड कि नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स को ही सर्विस करना है। तो कोई बात नहीं, जब 2010 से लेकर के 2020-21 तक जब स्टार्टअप्स एकदम चढ़े हुए थे, ग्रो कर रहे थे, तब बैंक ने भी ग्रो करा। जब स्टार्टअप्स की हालत ख़राब हो गई तो बैंक बंद हो गया। समझ रहे हो आप क्या प्रॉब्लम हो रही है?
इनका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा कंसेंट्रिक हो गया। मैं इसके अलावा और किसी को सर्व नहीं करूँगा, मेरे को रिटेलर्स को सर्व नहीं करना है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल बिजनेसेस को सर्व नहीं करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप को सर्व करना है। वो भी इंटेंसिटी कैसी कि आधे से ज़्यादा यूएस के जो वेंचर बैक टेक्नोलॉजी और लाइफ एंड साइंस स्टार्टअप्स थे वो इनके कस्टमर थे। मतलब 50% मार्केट, इतना हेवी कंसंट्रेशन था। तो ये दो तो बहुत बड़े फैक्टर थे कंसंट्रेशन का। अब एक पॉइंट आता है कि आप, कई लोग बोल रहे हैं ऐसा, आप देखोगे कई क्रिएटर्स भी ये बोल रहे हैं कि इट इज़ सेम एज 2008 क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। इट इज़ नॉट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस था ना, इट वॉज अ बैड मनी क्राइसिस। ये टर्मिनोलॉजी मैंने कॉइन नहीं करी है, दिस इज़ अ गुड मनी क्राइसिस। बैड मनी क्राइसिस का मतलब क्या? लेमन ब्रदर्स के टाइम पर क्या हुआ, क्या मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज इन्वॉल्व था? हाँ, तो बिना सोचे समझे वो पप करना शुरू कर दिया कि यार मॉर्गेज बेस्ड दोनों जगह था तो हाँ दोनों सेम ही होंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या था, जो मॉर्गेज रखा था जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़ इशू हुई थी, उस मॉर्गेज की क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी बहुत ख़राब थी। अगर आपको चाहिए कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ 2008 क्राइसिस के ऊपर, तो मुझे आप लिख के देना नीचे कमेंट में, मैं बिल्कुल ज़रूर आपके लिए बना के दूंगा। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरा क्या हुआ इसमें, दूसरा एक प्रॉब्लम ये था कि एक तो वो मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी था और उसने मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ का पूल बना के एक और मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी इशू करती थी। मैं वही बोल रहा हूँ, वहाँ पर बैड मनी था, क्रेडिट क्वालिटी वॉज डिटोरिएटेड। यहाँ पर क्या क्रेडिट क्वालिटी ख़राब थी? बिल्कुल भी नहीं। जो $70 बिलियन के लोन करके उनकी क्रेडिट क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया और एक ड्यूरेशन मिसमैच हो गया। यहाँ पर मैल इंटेंशन नहीं था, स्टेक होल्डर्स को बेवकूफ़ बनाने का इरादा नहीं था एसवीबी का। यू कैन नॉट कंपेयर एसवीबी का फियास्को विद अडानी फियास्को। कई लोग बोल रहे हैं हिंडनबर्ग क्या कर रहा है, जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा है। भाई वो क्यों करेगा कुछ भी, या कोई भी आरबीआई क्या कर रही है? सिंपल सा बात है, फेड रिजर्व तो जो सेनेट है, जो कांग्रेस है वहाँ का, जो पार्लियामेंट है यूएस का, वो जो लॉ बनाएगा उसके हिसाब से चलेगा ना। अगर मान लो कल को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या जो छोटे बैंक हैं उनका सीआरआर एसएलआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आरबीआई क्यों ट्रैक करेगा उस चीज़ को? सिंपल सा लॉजिक है। गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, दैट्स इट। आरबीआई लॉ मेकर नहीं है, आरबीआई रेगुलेटर है। वैसे ही फेड रिजर्व लॉ मेकर नहीं है, फेड रिजर्व रेगुलेटर है। तो ये गुड मनी है। ये जो प्रॉब्लम हुई ना, दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद 2000 क्राइसिस। कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। जब जब आप देखना, जब जब कंसंट्रेटेड कस्टमर बेस बनता है किसी बैंक का, वो रेसिपी ऑफ फेलियर है। दिस इज नॉट द केस ऑफ बैंक्रप्सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज द केस ऑफ बैंक फेलियर। बैंक फेल हो गया, बैंक बैंक्रप्ट नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, बैंक्रप्सी और फेलियर दो अलग अलग चीज़ है। आप कभी देखना, इसके साथ जो सिमिलर सिचुएशन हुई है, पता है क्या हुई है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के साथ हुई थी। अगर आपको चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिखना। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में उस टाइम पर क्या हुआ था, रशिया ने रातों रात रेट इंक्रीज कर दिया था। तो सब लोग फ्लाइट टू क्वालिटी बोलते हैं उसको, फ्लाइट टू क्वालिटी, कि क्वालिटी की तरफ फ्लाई करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे ये चीज़ यहाँ से निकाल के, मतलब यूएस से पैसा रातों रात निकल गया और रशिया में लग गया, और इसके पास मनी कॉल आ गया क्योंकि ये अपोजिट पोजीशन में था। अगर 24 आवर्स का और टाइम मिल जाता तो एलटीसीएम बच जाता, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट बच जाता। सिमिलरली अगर एक दो हफ्ते और मिल जाते सिलिकॉन वैली बैंक को, गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इंगेज होती, ठीक है, सारे बैंक्स के साथ, सारे कॉर्पोरेट के साथ, सारे बैंक्स मिलके कंसोर्शियम बना के उसको थोड़ा थोड़ा फंड कर देते, उसका जो गैप था उस गैप की फंडिंग कर देते, तो शायद एसवीबी भी सर्वाइव कर जाता। ठीक है, बट या इट हैपन्स व्हेन इट बाउंड टू हैपन। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। एक और कॉन्फिडेंस, एक बार ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस चला गया फिर सब खत्म हो जाता है। नो बडी विल बिलीव इट। क्या ऐसा इंडिया में हुआ है? हाँ हुआ है। 2008 के अंदर आईसीआईसीआई बैंक की जो मेट्रो सिटीज़ में ब्रांचेस थी ना, उसके बाहर 5-5 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ था। लोग खड़े हो गए थे डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप हाथ में लेके कि मेरे को मेरा पैसा दो। उस टाइम पर एक रूमर उड़ गया था कि आईसीआईसीआई बैंक फेल हो गया है, और उस टाइम पर इमीडिएटली, मतलब ओवरनाइट हुआ था, रात को 11 बजे आरबीआई गवर्नर केवी कामत सर, जो आईसीआईसीआई बैंक के करता धरता थे उस टाइम पर, और दीपक पारेख, हु यूज्ड टू बी द प्रो बॉस ऑफ एचडीएफसी बैंक, कॉम्पिटिटर है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग थी तो तीनों एक साथ आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है, मनी सेफ विद अस, ये पूरा का पूरा रूमर है। तो भी अगले दिन भी लाइन लगी हुई थी बैंक के बाहर, एंड दे वर गिविंग द मनी टू ईच एंड एवरी वन।
क्योंकि मना नहीं कर सकते ना किसी को भी। अगर मना कर, आप समझो कितना डिफिकल्ट हो जाता है अगर एक बैंक ब्रांच के बाहर 10,000 लोग लाइन में लगा के खड़े हो गए, तो आप कैश कहाँ से लाओगे देने के लिए? और आप मना कर दोगे तो रूमर तो फिर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हम ये समझते हैं। देखो यार, इंडिया में क्या है ना, वाई कॉम्बिनेटर करके एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। गूगल सर्च करना का नहीं समझ में स्टार्टअप इंक्यूबेटर क्या होता है। ये क्या करते हैं, आप आइडिया लेके आओ हमारे पास, हम एक फिक्स अमाउंट के लिए आपको बेसिक फंडिंग देंगे और आपको नर्चर करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको कैसे स्टार्टअप बड़ा करना है आपका। तो ये 10% के लिए कुछ $500,000 का फंडिंग करते हैं, $5 लाख, मतलब मोटा मोटा 4 करोड़ रुपए की फंडिंग देते हैं, आपको 40 करोड़ का वैल्यूएशन इमीडिएटली दे देते हैं। तो इनके जो स्टार्टअप्स है ना, ग्रो, खाता बुक, ओके क्रेडिट, कैश फ्री पेमेंट, फैम पे, आपने सबने सुना होगा ये नाम। इन लोगों का पैसा सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर है। अब क्या सिलिकॉन, कोई बोल सकता है कि सिलिकॉन वैली बैंक का पैसा इंश्योर्ड नहीं है? हाँ इंश्योर्ड है, बट वो $2.5 लाख से कम इंश्योर्ड है। क्या ये स्टार्टअप्स होते हैं जो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स, ये सब बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन इंडिया, क्या ये सक्सेसफुल स्टार्टअप्स से $2.5 लाख रखेंगे? कि नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, इंश्योर्ड ही नहीं है, अनइंश्योर्ड पैसा पड़ा हुआ है। तब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई है, या तो इन्होंने भी वो कंसंट्रेशन रिस्क ले लिया कि हमारा पूरा पैसा एक ही बैंक में रखा हुआ है, तो फिर तो ताला लगेगा, यहाँ फंडिंग लेके आनी पड़ेगी। जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है उनको थोड़े टाइम के लिए बेसिक जर्क लगेगा कि जब तक ये पूरा केस सेटल नहीं होता तब तक थोड़ा कैश फ्लो क्रंच बना रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इम्पैक्ट है। इंडियन मार्केट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मंडे को जब कल मार्केट खुलेगा तब थोड़े टाइम के लिए मंकी डांसिंग होगी, 2-3 दिन के लिए मार्केट शायद गिर सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इससे बड़े बड़े क्राइसिस देखे इंडियन मार्केट्स ने, ठीक है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं, 9/11 देखा है, 26/11 देखा है यार, 2000 सब प्राइम क्राइसिस देखा है। तो यहाँ से कोई मार्केट जीरो नहीं होने वाला है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो बेचना मत, सिंपल सी बात है। मार्केट गिरे तो खरीद लेना और चीज़ों को, ठीक है। नाउ दैट्स इट। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हुई होगी। एक थोड़ा सा और अपडेट है कि वो एलन मस्क ने बोला है कि मैं एसवीबी खरीद लेता हूँ, ये सब चीज़ें, बट यार आई डोंट बिलीव है, वो पीआर स्टंट मार रहा है अभी इस टाइम पर, एंड उसका कहीं से कहीं तक कोई सही नहीं है इसके अंदर। ये पूरा रेगुलेटेड किस्सा है और वो खरीद के कर भी क्या लेगा, ठीक है। और वो खरीदेगा भी तो बहुत डिस्ट्रेस अमाउंट पे खरीदेगा, इट वोंट हेल्प द बैंक, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, सो मच, थैंक यू सो मच। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू। आप डेफिनेटली, आई एम प्रीटी श्योर अभी तक जो टिके हुए उन्होंने सब्सक्राइब तो करा ही होगा। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो, आप जाके वैल्यूएशन स्कूल ढूंढा आपको मिल जाएगा। आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो, साथ में आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, हम बहुत रेगुलरली पोस्ट करते हैं इंस्टा के ऊपर, द इज सेम वैल्यूएशन स्कूल, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि वी हैव आर लिंक्डइन कोहर्ट फॉर अप्रैल, आर लिंक्डइन कोहर्ट फॉर अप्रैल, लिंक्डइन कोहर्ट फॉर अप्रैल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 मार्च 2020। ये हर महीने के लास्ट संडे स्टार्ट होता है। तो अप्रैल का 26 मार्च को स्टार्ट होगा, मई का अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये ऑलरेडी हैव 22 रजिस्ट्रेशंस, वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ 18। जैसे ही हमारे पास 18 रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगे बंद कर देंगे। हम 40 मेंबर्स ही लेते हैं हर मंथ के कोहर्ट में, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये वीडियो जो आ रहा है आप इसको आराम से देख लो पूरा कि लिंक्डइन कोहर्ट क्या है, कहीं भी देख लेना जहाँ भी आ रहा है यार, इधर आ रहा होगा, हाँ ठीक है, कहीं भी देख लेना जहाँ भी आ रहा है। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, अगर आप इफ़ यू वांट, आपको लगता है कि यार मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ आपकी लाइफ में लिंक्डइन के थ्रू, आपका लिंक्डइन गेम चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि जो है वो बहुत सेटिस्फाइड है इस फर्स्ट कोहर्ट में, दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, राइट। एंड यू कैन अंडरस्टैंड, अभी हम तो फर्स्ट कोहर्ट का 10 दिन 12 दिन पूरा नहीं किया और अगला कोहर्ट ऑलरेडी 50% ज़्यादा भर चुका है। तो वो, और मैं आई एम वेरी रिजिड, मैं 40 लोगों से ज़्यादा लूँगा नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू फील कि आई शुड क्रिएट सम वैल्यू इन योर लाइफ, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड या दैट्स इट। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स में आप लिख के बताओ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप, क्या मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए और रेगुलर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक है। सो दिस इज़ पार्थ वर्मा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।